हेलो दोस्तों, खौफ और धोखे की एक प्रेम कहानी का पार्ट 3। सभी लोग रूपाली को ढूंढने में लगे हुए थे। निखिल को डॉक्टर इंजेक्शन देकर जा चुका था। उसकी मदर किचन से कॉफ़ी बनाकर जब वापस आई तो कि रूम के अंदर का नज़ारा देखकर उनकी चीख निकल गई। निखिल कमरे में बेहोश पड़ा था। फटाफट उन्होंने कॉफ़ी का कप टेबल पर रखा और उसके पापा को आवाज़ लगाने लगी। उसके पापा जैसे ही कमरे में आए तो उन्होंने निखिल की मदर से पूछा कि तुम्हें जाने से पहले कम से कम मुझे बता देना चाहिए था। मैं निखिल के रूम में रुक जाता। उसकी मदर अब रोने को हो गई। उसने कहा कि मैंने सोचा मैं 5 मिनट में वापस आ जाऊंगी, क्यों बेकार में आपको डिस्टर्ब करूं। निखिल के डैड ने बोला मैं तो जाग ही रहा था और अब तक मुझे भला कैसे नींद आती जब हमारा बेटा ऐसी हालत में। डैड ने निखिल की ओर गौर से देखा। पर हुआ क्या था यहाँ? निखिल को तो डॉक्टर ने नींद का इंजेक्शन लगाया था ना, फिर वो अचानक ऐसे कैसे बेहोश हो गया? लग रहा है कि निखिल नींद टूटने से बेड पर से उठने की कोशिश कर रहा होगा और फिर कमजोरी से बेहोश होकर गिर गया। उसकी मदर रोते हुए बोली, आप डॉक्टर साहब को कॉल कीजिए ना, मुझे निखिल की हालत देखकर बहुत फिक्र हो रही है। उसके डैड तो खुद ही चिंता में पड़ गए। उन्होंने डॉक्टर साहब को फ़ोन किया और उनसे कहा कि क्या आप आ सकते हो? निखिल को देखकर ऐसा लग रहा है कि वह बेहोश हो चुका है। डॉक्टर साहब ने उन्हें तुरंत आने का आश्वासन दिया। हो सकता है कि कमजोरी की वजह से वह बेहोश हो गया हो। आप फिक्र ना कीजिए, मैं अभी कुछ ही देर में वहाँ पहुँचता हूँ। निखिल की मॉम डैड बेचैनी से डॉक्टर की राह देखने लगे। जैसे ही डॉक्टर साहब अंदर आए, निखिल की मदर हाथ जोड़ते हुए बोली, डॉक्टर साहब प्लीज़ मेरे बेटे को होश में लाइए। मैं 5 मिनट के लिए किचन में गई थी, उतनी देर में पता नहीं कैसे निखिल बेहोश हो गया। डॉक्टर साहब ने फ़ौरन निखिल को चेक किया। चेक करते हुए बोली, इसकी पल्स बहुत धीरे चल रही है। समझ में नहीं आ रहा इसे आखिर क्या हुआ, क्योंकि टेम्परेचर तो नॉर्मल है और निखिल एक हेल्दी बॉय है। मैंने तो कभी से इतना बीमार पड़ते भी नहीं देखा। निखिल के डैड बोले, आज सुबह जब निखिल गया था तो एकदम सही था, फिर पता नहीं इसके साथ क्या हुआ कि इतना बीमार हो गया। निखिल की मदर रोने लगी कि जरूर मेरे बेटे पर किसी का काला साया पड़ा है। डॉक्टर ने गर्दन हिलाते हुए कहा, आप ऐसे मत सोचिए, मैं अभी निखिल को सलाइन चढ़ा देता हूँ, इससे निखिल की हालत में सुधार आएगा। कल सुबह हम इनके सारे ब्लड टेस्ट कर लेंगे या फिर हॉस्पिटल में एडमिट कर देंगे। डॉक्टर ने निखिल को सलाइन लगा दी और फिर निखिल के मॉम डैड को समझाकर डॉक्टर साहब वापस अपने घर की ओर चल दिए। रात के 3 बजने वाले थे। कुछ ही देर में सुबह होने वाले थे। निखिल के पेरेंट्स को रात का हर एक गुजरता हुआ पल और काला और अंधेरा महसूस हो रहा था। इधर ईरा अपने बेडरूम में बेचैनी से पहलकदमी करते हुए कुछ सोच रही थी। उसे बार बार कुछ खटक रहा था। रूपाली का यू लंच पार्टी में जाने का मैसेज निखिल को भेजना, फिर अचानक ही रूपाली का गुम हो जाना, ये सब ईरा को बहुत अजीब लग रहा था। ईरा ने अपना मोबाइल लिया और कल रात की निखिल के बर्थडे की पिक्स और वीडियो ध्यान से देखने लगी। करीब 10 मिनट बाद ईरा की आंखें एकदम से फैल गई। वो एक ही वीडियो को बारीकी से देखने लगी। कुछ पलों बाद उसके चेहरे पर हैरानी झलकने लगी। ईरा ने अपनी गर्दन झटकी और आंखें खोलकर उस वीडियो को टकटकी लगाए देखने लगी, मानो उसे यकीन नहीं हो रहा कि जो वह देख रही है वह सच है। फिर ईरा ने गहरी सांस ली और अपना लैपटॉप ऑन करके बेड पर बैठ गई और फिर मोबाइल में ली गई पार्टी की वीडियो लैपटॉप में ट्रांसफ़र करने लगी। फिर ईरा ने लैपटॉप बंद किया और फिर से एक पानी की बोतल एक ही सांस में पूरी गटक ली। जब ईरा थोड़ी शांत हुई तो उसने अपना मोबाइल लिया, एक नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर दिया। मैसेज सेंड होने के बाद ईरा को अचानक ही लगा कि उससे मैसेज सेंड करने में कोई गलती हो गई। ईरा ने फ़ौरन मोबाइल लेकर वो नंबर चेक किया जिस पर उसने मैसेज सेंड किया था, और ये क्या, ईरा का शरीर काँप उठा। उसने गलती से मैसेज गलत पर्सन पर सेंड कर दिया। हड़बड़ाते हुए ईरा वो मैसेज डिलीट करने लगी, पर घबराहट की वजह से ईरा ने डिलीट फॉर एवरीवन की जगह डिलीट फॉर मी का बटन अब दबा दिया। ईरा एकदम सन रह गई, ये क्या हो गया? वो डर से थर-थर काँपने लगी। फिर कुछ सोचकर ईरा ने मोबाइल पर कॉल लगाना चाहा, तो तभी ईरा के मोबाइल पर व्हाट्सएप कॉल की रिंगटोन बजने लगी। ईरा यूं चौंक पड़ी मानो कोई नाग उसके हाथ में कुंडली मारकर फुंकार रहा हो। ईरा ने कॉल रिसीव नहीं किया, लेकिन कॉल दोबारा आ गई। अब ईरा ने डरते हुए कॉल पिक किया और बोली, हेलो। सुबह बस होने वाली थी, पर अंधेरा अब तक काली चादर फैलाए हुए पूरी शिद्दत से रात का एहसास दिला रहा था। निखिल के सराहने बैठी उसकी मॉम एकटक निखिल को देखती हुई उसके सिर को सहला रही थी। उसकी आंखों में चिंता का सागर उमड़ रहा था। निखिल के डैड भी निखिल के रूम में ही बेचैनी से टहल रहे थे। अपने इकलौते बेटे की ऐसी बिगड़ती हालत में उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दी। तभी अचानक निखिल ने कुछ बताते हुए अपनी आंखें खोली। निखिल की मॉम खुशी से चिल्लाते हुए बोली, निखिल को होश आ गया, वो अपनी आंखें खोल रहा है।
उसके डैड उसका हाथ पकड़कर प्यार से बोले, कैसे लग रहा है बेटा? बोलने का प्रयत्न किया। मैं वो एंड निखिल की मॉम ने हैरत से बोला, क्या बोलना चाह रहे हो बेटा, तुम्हें कुछ चाहिए? पर निखिल अचानक ही एक झटके से बैठ गया। उसकी आंखें लाल हो गई और साथ ही एक अजीब सा सूनापन उसकी नाकों में नजर आ रहा था। निखिल के बैठते उसके डैड ने जल्दी से उसके कंधे पर हाथ रखा। निखिल, इस तरह मत बैठो, डॉक्टर साहब को कॉल करके बुलाता हूँ, जोर से बड़बड़ाया। मेरी टाई। निखिल के डैडी ने पल भर के लिए मीटिंग और फिर अपनी वाइफ से बोली, जल्दी से निखिल की कपबोर्ड से एक टाई निकाल कर ले आओ। निखिल की मॉम जल्दी से कपबोर्ड खोलकर सामने से एक टाई उठा लाई। निखिल के डैड ने वो टाई निखिल को देते हुए कहा, लो ये रही तुम्हारी टाई। निखिल ने लपक कर अपने डैड के हाथ से वो टाई ले ली और उसे अपने गले में किसी तरह से जल्दी बांधना शुरू किया। डैड ने आगे बढ़कर ठीक तरीके से वो टाई निखिल की शर्ट में बांध दी। फिर निखिल अपने डैड की ओर ऐसे देखा जैसे वो कोई अजनबी हो। निखिल ने सामने दीवार पर लगे बड़े से मिरर में अपने आप को देखना शुरू किया। वो बेचैन में और तकिए को उलट कर खोदने लगा। निखिल के डैड और मॉम हैरानी से उसको देखे जा रहे थे। उनके समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तभी अचानक ही निखिल को अपने साइड में रखे तकिए के नीचे से वो डायमंड टाइपिंग मिल गया। अब उस टाइपिंग में बना हुआ वो एम पूरी तरह से काला पड़ चुका था। निखिल ने झपट्टा मारकर वो टाइपिंग तकिए के नीचे से उठाया और सामने लगे मिरर को देखकर अपनी टाई में लगाने लगा। जैसे निखिल ने वो टाइपिंग अपनी टाई में लगाया, उसका चेहरा बहुत ही अजीब सा लगने लगा। वो एकदम तेज हंसी हंसते हुए अपने हाथ पैरों को जोर से बैठ पर पटकने लगा। निखिल के डैड मॉम उसकी ऐसी हरकत देखकर घबरा गए। वैसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, पर निखिल को तो जैसे किसी का जुनून सवार हो गया था। जितना उसके मॉम डैड उसे पकड़ने की कोशिश करते, इतनी जोर से वह उछल कूद मचाता हुआ कह लगा रहा था। निखिल की मॉम तो डरकर पूरी ताकत से निखिल कहकर पुकार रही थी, पर वह तेजी से चीखता चलाते हुए हंसे जा रहा था। तभी डॉक्टर साहब अपनी गाड़ी से उतरे और डोर बेल बजाने लगे। डॉक्टर साहब निखिल के रूम में आए। रोने और चिंता से डैड अपनी पूरी बात नहीं कर पाए, लेकिन डॉक्टर साहब सब समझ चुके थे, क्योंकि वह कई वर्षों से इस फैमिली के डॉक्टर थे। निखिल को जब डॉक्टर साहब ने यूं तेजी से हंसते हुए देखा तो उसे एक बार की घबराहट हुई। निखिल ने अपने हाथों में लगी सिलाई में भी खींचकर अलग कर दी थी। निखिल की आंखें तो ऐसी भयानक लग रही थी कि कोई भी उन्हें देखकर डर जाता, लेकिन फिर अपने आप को संभालते हुए डॉक्टर साहब ने निखिल के डैड से निखिल के हाथ मजबूती से पकड़ने के लिए कहा। निखिल के डैड जल्दी से निखिल का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़े, पर निखिल ने अपने डैड को जोर से धक्का दिया और फिर दिल दहलाने वाली हंसी हंसने लगा। अब तो डॉक्टर साहब ने फौरन ही नींद की दवाई का हैवी डोज इंजेक्शन तैयार किया और फिर पूरी ताकत से इतनी तरह से वो निखिल को लगा दिया। इंजेक्शन लगते ही निखिल इतनी बुरी तरह से चीखा मानो किसी ने उसे चाकू मार दिया। फिर जल्दी से उसकी आंखें झपकने लगी और वह बेड पर सुध-बुध खोकर गिर गया। डॉक्टर ने गहरी सांस ली और फिर माथे पर छलक रहे पसीने को रुमाल से पहुँचते हुए बोला, मैं आप लोगों को हर्ट नहीं करना चाहता, आपको इसे किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाना होगा। देरी करने से निखिल की मेंटल कंडीशन और बिगड़ती चली जाएगी। निखिल की मॉम रोते हुए बोली, पर डॉक्टर साहब मेरा निखिल अभी सुबह तक तो अच्छा ही था, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? वह फूट कर रोने लगी। डॉक्टर साहब ने उसे समझाया, आजकल कुछ नहीं कहा जा सकता। आजकल यंगस्टर इतने मेंटल प्रेशर में रहते हैं कि अंदर ही अंदर उनकी तबीयत बिगड़ती जाती है। फिर कुछ रुककर डॉक्टर साहब बोले, वैसे आप लोग घबराइए मत, मैं डॉक्टर मिताली को फ़ोन कर देता हूँ, वो बहुत ही काबिल और एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर है, वो खुद आकर निखिल को देख लेगी। निखिल के डैड ने डॉक्टर के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, आप मेरे बस निखिल को ठीक कर दीजिए, मैं जीवन भर आपका एहसानमंद रहूँगा। डॉक्टर साहब ने अपना मोबाइल निकालकर डॉक्टर मिताली को कॉल करके निखिल की हालत के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी। निखिल के डैड से बोले कि डॉक्टर मिताली अभी कुछ ही देर में यहाँ पहुँच जाएगी। सुबह 8 बजते क्षितिज रेडी हो गया। उसके अंकल राघवन तो पहले ही तैयार हो चुके थे। उस पुलिस स्टेशन के इंचार्ज से बात कर रहे थे जहाँ कल रात साहिल और सोहन ने रूपाली की गुमशुदगी की रिपोर्ट रखवाई थी। इंचार्ज से बातचीत करने पर राघवन ने कहा, आप जल्दी से रूपाली सहित सारे फ्रेंड्स की कॉल डिटेल निकाल कर मुझे सेंड कर दीजिए, मैं भी तो देखूँ क्या खिचड़ी पका रहे हैं ये सब फ्रेंड्स मिलकर। इंचार्ज ने हंसते हुए कहा, इनमें से तो एक आपका ही भतीजा है क्षितिज, तो क्या हुआ, क्षितिज भी हो सकता है उस फ्रेंड्स ग्रुप का मेंबर, आप उसकी कॉल डिटेल भी जरूर सेंड कीजिए। राघवन ने गंभीर लहजे से कहा और कॉल कट कर दी। फिर राघवन ने क्षितिज की ओर देखते हुए कहा, जरा अपने फ्रेंड साहिल को कॉल करके बता दो कि हम लोग निखिल के घर जाने के लिए निकल रहे हैं, वो भी बाकी सब फ्रेंड्स के साथ टाइम से निखिल के यहाँ पहुँच जाए। फिर साहिल को कॉल करके जल्दी से निखिल के यहाँ पहुँचने के लिए कह दिया। साहिल तो खुद ही 8 बजे रेडी हो गया था। उसके मन में
तो कल से गुम हुई टाइपिंग का टेंशन था। घर आकर भी साहिल ने अपनी पैंट की एक एक पॉकेट में अच्छी तरह से उसे तलाश किया, पर वह टाइपिंग पता नहीं कब कैसे उसकी पॉकेट से निकल गया। क्षितिज का कॉल आते ही साहिल अपने घर से निकल पड़ा। उसे अभी रास्ते में सोहन और ईरा को भी पिक करना था। बाकी फ्रेंड्स तो डायरेक्ट निखिल के घर पहुंचने वाले थे। साहिल ने गाड़ी स्टार्ट की और सीधा सोहन के घर की ओर रवाना हो गया। सोहन अपने घर के बाहर तैयार खड़ा था। सोहन के चेहरे से साफ लग रहा था कि वो कल रात भर जागता रहा। उसकी आंखें सूजी हुई लग रही थी और उसका चेहरा बुझ गया था। और सोहन फौरन साहिल के बगल वाली सीट पर बैठ गया। साहिल ने गाड़ी आगे बढ़ाते हुए कहा, तेरा चेहरा सूजा हुआ लग रहा है और आंखें भी सूजी है, तो क्या रात भर नहीं सोया? उसने धीमे आवाज से कहा, पहले ये तो बता टाइपिंग मिला या नहीं मिला? रात भर मुझे निखिल और रूपाली और टाइपिंग को लेकर बड़े अजीब गरीब ख्यालात आ रहे थे। मैंने लाख कोशिश की पर मैं सो नहीं पाया। साहिल उदास लहजे में बोला, सो तो मैं भी नहीं पाया। मेरे दिमाग में तो बस वही टाइपिंग घूम रही थी। ना जाने कैसे कब कहाँ वो पॉकेट से गिर गई। अगर वो नहीं मिली तो क्षितिज के अंकल मुझे बख्शेंगे नहीं। तभी ईरा का घर आ गया। साहिल ने गाड़ी गेट के पास रोकी और हॉर्न बजाने लगा, पर घर का दरवाजा 5 मिनट तक भी नहीं खुला। तो चलाते हुए सोहन ने कहा, लगता है ईरा तैयार ही नहीं है। मैं तो कल शाम से ही उसे घर पर ड्रॉप करते हुए कहा था कि सुबह जल्दी से रेडी हो जाना। सोहन बोला, ओ यार, मैं अभी जाकर देखता हूँ ईरा के घर। और सोहन गाड़ी से उतरकर ईरा के घर की ओर चल दिया। सोहन ने डोरबेल बजाने के लिए अपना हाथ उठाया ही था कि उसकी नज़र दरवाजे की तरफ पड़ी। दरवाजा पूरी तरह खुला हुआ था। अंदर हॉल में पहुंचकर उसने देखा कि घर में चारों तरफ सन्नाटा फैला था। कहीं ईरा सुबह जल्द तो नहीं निकल गई निखिल के घर। और वो पलटकर आने ही वाला था कि हॉल के पास वाले बेडरूम के अधखुले दरवाजे से उसे रूम में कोई नजर आया। उन्होंने जोर से पुकारा, ईरा, ईरा, तुम अंदर हो क्या? पर जब ईरा का कोई जवाब नहीं आया तो सोहन ने आगे बढ़कर बेडरूम का दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही सोहन के गले से खौफनाक चीख निकली। बेड के ऊपर ईरा की गर्दन कटी हुई, खून में डूबी हुई लाश पड़ी थी। ओह गॉड, ये क्या हो गया? किसने मारा ईरा को और क्यों? नितिन के सब ये सब क्या हो रहा था? जानने के लिए अगले भाग का इंतजार कीजिए।